हेलो, वेलकम टू माय चैनल सफ़र पे। मैं हूं नीलेश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और मैं आ गया हूं इस टाइम सिटी फॉरेस्ट में, जो मेरे घर के पास में ही है। करीब 1 किलोमीटर की दूरी भी पड़ता है केवल। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे आता रहता हूँ घूमने के लिए, कभी मॉर्निंग वॉक पे, कभी इवनिंग वॉक पे। और यहाँ पे शांति भी काफ़ी मिलती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आकर अपनी वीडियोज़ बनाना, आपके साथ शेयर करना। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी एक और वीडियो, और वो है मेरे 10,000 किलोमीटर्स जो मैंने राइड पूरी करी है अभी गुजरात राइड के दौरान। तो उसके ऊपर मैं एक आपको रिव्यू देने वाला हूँ, ऑनर रिव्यू, और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। जुड़े रहिएगा, एक एक पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि मेरी गाड़ी जो है, मेरी बाइक जो है, वो है 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। 10,000 नहीं, 11,000 चल चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका मीटर कंसोल 11,128 किलोमीटर ये चल चुकी है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने इसको लगभग हर जगह मैंने इसको राइड कर लिया है। और सबसे पहली राइड मैंने करी थी अपनी मनाली वाली, जिसमें मैं अटल टनल तक गया था। तो वहाँ पे राइड करी मैंने। उसके अलावा मैंने वो थी मेरी 1300-1400 किलोमीटर की राइड थी। उसके अलावा मैं उत्तराखंड भी गया था। उसके बाद मैं गया अपना स्पीति वैली, जो कि मेरी काफ़ी फेमस राइड रही, और सोलो करी थी मैंने पहली बार। और उसके अलावा अभी मैं गुजरात राइड से होकर आया हूँ, तो वो करीब मेरी 2800 से ऊपर 2900 किलोमीटर के करीब राइड रही मेरी। तो इन सब राइड्स के दौरान जो है मेरी बाइक की परफॉर्मेंस थी ना, वो थी बटरी थी, बटरी मक्खन। एक आध पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, जिसके बारे में आपसे बाद में शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है बाइक की परफॉर्मेंस ना भाई ऑसम थी, बहुत ही ग्रेट। तो मुझे मज़ा आया इस बाइक को राइड करके। और एक चीज़ और, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं बता दूँ आपको कि मैंने मनाली जो टूर किया था और इसके अलावा गुजरात राइड करी है। ये सारी राइड्स मैंने पिलियन के साथ करी है। मैं खुद ही पिलियन के तौर पर बैठा हूँ पीछे, और मैं राइड भी करी है। तो दोनों तरीके से मैंने एक्सपीरियंस लिया इस बाइक का। और सच बताऊँ, मैं एकदम क्लास सी, एकदम मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ गया इसमें राइड करके। तो बाइक की परफॉर्मेंस जो है ना, वो काफ़ी शानदार है। मुझे मज़ा आया इस बाइक को राइड करके और लंबे लंबे टूर करके, और किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे आई नहीं फ़िलहाल तो अगर लैग की बात करें तो मुझे बाइक में कोई भी लैग, किसी तरह का लैग इशू नहीं आया। और चाहे मैंने पहाड़ों पे चलाई हो, चाहे मैंने हाईवेज़ पे राइड करी हो, मुझे लैग इशू तो अगर एक आध जगह को छोड़ दिया जाए, वही भी मैं स्पीति की बात कर रहा हूँ, स्पीति में एक आध जगह छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा कहीं भी लैग इशू नहीं आया है। और लैग इशू आने की वजह क्या है वो भी आपको बताऊँगा मैं बाद में। तो उसके अलावा जो है ना, मेरे को कहीं पर भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है इस बाइक ने, मज़ा आ गया इस बाइक को चला के। तो बात कर लेते हैं बाइक की माइलेज के बारे में, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। और हर कोई जानना चाहता है कि बाइक माइलेज कितना देती है, क्योंकि माइलेज के बिना आज के टाइम में लोग जो है बाइक खरीदने से कतराते हैं, क्योंकि 100 से ऊपर पेट्रोल जा रहा है। तो बाइक की माइलेज भी ज़रूरी है भाई। तो बाइक है 350 सीसी की, और 350 सीसी में आप कितना इससे उम्मीद करोगे, ये बताओ आप। और माइलेज की बात करूँ, आपको माइलेज का कौन से कंडीशन में कैसा मिलेगा वो आपको बता देता हूँ मैं। तो अगर आप इसको चला रहे हो पहाड़ों पर, और पहाड़ों पे आपकी जो स्पीड होती है नॉर्मली होती है 30, 40, 50 की स्पीड। तो उस स्पीड में आपकी बाइक चलती है कंटिन्यूसली, और कहीं पे आपको मिलती है 15, 20 और 25 की स्पीड, क्योंकि जो रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पूरा एवरेज मिलाओगे आप, तो आपको मिलेगी इसकी जो एवरेज आएगी, माइलेज आएगी निकल के, वो आएगी 35 से 36 के बीच में। बाकी दूसरी बात करते हैं हाईवेज़ की। तो हाईवेज़ पे बंदे चलाते हैं 90, 100, 110 के आसपास, नॉर्मली 90 से 100 चलाते हैं। अगर आप 90 से 100 के बीच में चला रहे हो उस बाइक को, तो भी ये बाइक आपको 35, 36, 37 इसके आसपास ही, ये 3 किलोमीटर के आसपास ही आपको जो है एवरेज निकाल के देगी। अब मैं बताता हूँ आपको एवरेज 40 प्लस कैसे देती है। अगर आप इसको हाईवे पर राइड कर रहे हो 70 से 80 के बीच में, तो 70 से 80 के बीच में बड़ी ही इसकी बेस्ट जो है, इसकी जो एवरेज निकल के आती है। तो यही कंडीशन है इसके अंदर, इसकी माइलेज जो है फ्लक्चुएट करती है, और फ्लक्चुएट भी इतना करती है, आपको पता दिया मैंने, 5-6 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस आ जाता है माइलेज का। तो ये आप ध्यान रखना, इसी कंडीशन पर जो है ये बाइक जो है परफॉर्म करती है, माइलेज देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि बाइक को कितनी स्पीड पे चलाएं तो कि मज़ा आ जाए चलाने में, और आपका कंट्रोल ही पूरा बना रहे बाइक के साथ। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि बाइक जो है वैसे तो चली जाती है 130 किलोमीटर की, इसकी हाईएस्ट स्पीड है। सबसे टॉप स्पीड जो आती है इसकी 130 किलोमीटर प्लस जाती है। मगर आप उस पर चलाओगे तो आपकी जो माइलेज है ना, उसकी तो मट्टी पलीत हो जाएगी पूरी तरीके से, 30 भी नहीं आएगी मेरे को लगता है। और वो आप कंटिन्यू चला भी नहीं सकते, और उसमें आपका कंट्रोल भी बाइक पे ना उतना बढ़िया बनेगा नहीं। तो काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं अगर आप ऐसे स्पीड में चलाते हो, 120, 130 की स्पीड में चलाते हो। तो इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है, जो इसकी बेस्ट स्पीड है, जिस पे आप इसको मेंटेन कर सकते हो अच्छी तरीके से, जिसमें आपको भी मज़ा आए और क्रूजिंग भी बढ़िया तरीके से हो, और बैलेंसिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आपसे कंट्रोल हो सके बाइक बहुत अच्छी तरीके से, वो है आपकी करीब, मैं बता दूँ, 90 से 100 के बीच में अगर आप चलाते हो ना इसको, तो ये जो आपका जो बैलेंसिंग है, कंट्रोल है, क्रूजिंग स्पीड के मज़े लेने हैं ना, वो आपकी बहुत ही शानदार आएगी। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं बाइक को चलाता हूँ ज़्यादातर 90 के आसपास चलाता हूँ मैं।
85 से 90 रहती है मेरी स्पीड नॉर्मली, मैं इसी स्पीड में चलाता हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप क्रूजिंग करना चाहते हो, आप मज़े लेना चाहते हो इसकी बाइक की राइड के, अगर सही सही मायने में मज़े लेना चाहते हो तो इस बाइक को आप चलाओ, 90 के आसपास चलाओ, सबसे बेस्ट रहेगा और उसमें आपको मज़ा भी अलग से आएगा और ये बाइक जो है आपके पूरे कंट्रोल में रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके पिलियन कंफर्ट के बारे में। तो मैंने आपको बताया ही था कि मैंने इसमें जो है काफ़ी लंबी लंबी राइड्स करी हैं पिलियन के साथ, और मैं खुद भी एज अ पिलियन इस पर मैंने राइड करी है। तो मेरे को जो इसकी सीटिंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। और ये कंफर्टेबल क्यों बन पाई, ये इसलिए बन पाई क्योंकि मैंने इसमें लगाया था बैक रेस्ट। अगर ये चीज़ ना हो ना बाइक में, तो ये पिलियन सीट ना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आप इसमें राइड नहीं कर पाओगे। अगर आप इसमें 50-60 किलोमीटर भी आना चाहो ना, तो भी आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैंने इसमें मैक्सिमम एक जो स्ट्रेच में राइड करी है मैंने एक दिन की, वो करी है मैंने 660 किलोमीटर, जो अभी मैंने गुजरात राइड के दौरान करी है। तो उस एक दिन में मैंने काफ़ी पिलियन पे मतलब पीछे बैठ के मैंने राइड करी और मैंने चलाई भी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कंफर्ट फील हुआ। तो उसके अलावा भी मैंने मनाली टूर के दौरान भी मैंने जो है पीछे बैठ के भी राइड करी काफ़ी, और अपने जो उत्तराखंड गया था देवप्रयाग की ट्रिप थी उसमें भी मैंने काफ़ी राइड करी। तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस बैक रेस्ट। चलिए बात कर लेते हैं इसके गियर शिफ्टिंग के बारे में। तो कई बार क्या होता है ना, बाइक की जो स्पीड होती है उसके हिसाब से अगर आप इसका गियर जो है मेंटेन नहीं करते हो तो गाड़ी जर्क मारती है या फिर रुक ही जाती है। तो इसके गियर जो है ना वो टॉल गियरिंग्स हैं। तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, जितना मैंने चलाई है तो 11,000 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ मैं। उसके हिसाब से बता दूँ मैं आपको कि इसका जो कितने किलोमीटर पे कितने गियर पे रखनी चाहिए बाइक, कि आपकी बाइक स्मूथ चले। तो अगर 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है तो बाइक को रखिए फर्स्ट गियर पे, तो बड़ी ही स्मूथ चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हो, जाम में फंसे हो, तो उसी स्पीड में चलती है नॉर्मली बाइक, तो उसमें आप फर्स्ट गियर पे चलाओगे, वो आपको ऑब्वियस पता होगी वो बात, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कि सेकंड गियर पे कितनी तक की स्पीड में चलनी चाहिए। तो अगर आपकी बाइक चलिए 30 किलोमीटर तक की स्पीड पर, तो आप चलाओ इसको सेकंड गियर पे, उसके ऊपर मत ले जाओ। अगर आपकी बाइक चलिए 30 से 50 किलोमीटर के बीच में, तो आप इसको थर्ड गियर पे चलाओ। आप इसको फोर्थ गियर पे नहीं ले आ सकते, फोर्थ गियर पे ले आओगे तो कहीं कहीं जर्क मारेगी आपको। अगर आपकी बाइक चल रही है 50 से 70 के बीच में, तो आप इसको 4 पे ही चलाओ। नॉर्मली अगर 60 पे चल रही है तब भी, अगर 60 तक चल रही है तो आप फोर्थ गियर पे चलाओ। 50 से 60 के बीच में फोर्थ गियर से ऊपर मत ले जाओ। अगर आप उसके ऊपर फिफ्थ पे ले आओगे तो 60 के अगर अंदर चल रही है तो ये जर्क मारेगी। इसमें जो टॉल गियरिंग की वजह से ये इशू आता है। आप इसको अगर 60 से ऊपर चला रहे हो, नॉर्मली 70 तक ले गए हो और उससे ऊपर चला रहे हो, तब आप इसको फिफ्थ गियर पे लेके जाओ, तब जाकर ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बटरी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई जर्क नहीं आएगा। तो 70 किलोमीटर के आसपास अगर आपकी बाइक चल रही है तभी आप इसको 5वें गियर पे चलाओ, वरना आप इसको चौथे गियर पे रखो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ चलेगी। तो भैया ब्रेक की बात करूँ मैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। मेरे को ब्रेक से कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का। और एक्चुअली क्या है कि मैं दोनों ब्रेक साथ में यूज़ करता हूँ, और वैसे भी आपको क्या है आज के टाइम में बाइक्स में जो है दोनों ब्रेक्स का यूज़ करना चाहिए। दोनों ही ब्रेक्स जो हैं इसके जो है डिस्क ब्रेक्स हैं, और दोनों में ही ABS है। बिना स्किड खाए बाइक जो है ना आपकी कीचड़ में हो या फिर रोडियो पे चल रही हो, वहाँ पे भी अच्छी खासी एकदम वही खड़ी हो जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। और ये है कि आपको इसमें जो है पहला फ्रंट ब्रेक लगाओ, साथ में इसके रियर ब्रेक यूज़ करो, दोनों साथ में यूज़ करो, तब जाके इसके ब्रेक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और अगर आप केवल एक ब्रेक लगाओगे पीछे वाले, तो बाइक की जो स्किड मारने के चांस रहते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर बाइक जो स्किड मारती हैं वो इसलिए मारती हैं क्योंकि नॉर्मली लोग एक ही ब्रेक यूज़ करते हैं, वो है पीछे वाला। तो ब्रेक जब भी यूज़ करो वो दोनों ब्रेक साथ में यूज़ करो, और उस कंडीशन में आपके जो है गाड़ी के स्किड मारने चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और साथ में इसमें ABS है तो इसके वैसे भी चांसेस जो हैं ना के बराबर हो जाते हैं। मेरे को तो काफ़ी शानदार लगा इसके ब्रेक्स, ब्रेक का कोई इशू नहीं है। बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो आ जाते पहले आगे की तरफ। तो इसमें जो है यहाँ के आगे सस्पेंशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है कंफर्टेबल है, इसको कहीं चेंज नहीं कर सकते, एक ही लेवल पे सेट है। बाकी अब आ जाते हैं पीछे वाले सस्पेंशन के बारे में। तो इसमें जो है ना 5 लेवल होते हैं, सॉफ्टनेस से लेकर हार्डनेस तक। मैंने सस्पेंशन जो है ना 5th लेवल पे सेट करवा रखा है, और इसके पीछे कारण यही है सबसे बड़ा कि अगर आपका जो सस्पेंशन है ना वो सॉफ्टनेस लेवल पे सेट हो या मीडियम पे सेट हो, तो अगर आप माउंटेन की राइड कर रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार गाड़ी जो आती है गड्ढे में जाती है, काफ़ी गड्ढे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड्स होती हैं, वहाँ पे आपका ये सॉफ्टनेस लेवल पे या मीडियम लेवल पे होता है ना अगर आप सस्पेंशन, तो वहाँ पे ना इसके जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और दबने के चांसेस रहते हैं। शुरू में इसकी जो थी ना ये हार्डनेस की वजह से सीटिंग में जो था ना कंफर्टेबिलिटी थोड़ी कम थी, मगर जैसे जैसे आप राइड करते हो तो इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है, तो सीटिंग में भी अब जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अब जो राइडिंग करना मज़ा अलग ही आता है।
अब बात कर लेते हैं अपने बाइक की रोड प्रेजेंस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर आपने बाइक ली है एक और लोग उसको देखें ना, लोग उसके बारे में बात ना करें, जब आप बाइक लेकर कैसे निकल जाओ और लोग आपकी बाइक पे ध्यान ना दें, आप पे ध्यान ना दें, तो वो खुशी नहीं मिलती है। आपने इतना पैसा खर्च किया, मगर इस बाइक के साथ ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे भी जाते हो टूर करने के लिए, यहाँ भी निकल जाते हो, चाहे सिटी में हो, चाहे हाईवेज़ पे हो, चाहे माउंटेन्स पे हो, जहाँ पे भी हो, आप नॉर्मली ज़्यादातर जगह आप देखोगे, आप जहाँ रुके हो पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हो, या फिर कहीं आप स्टे कर रहे हो होटल में, या फिर आप बीच में कहीं खाना पीने के लिए रुके हो, या फिर चलते चलते भी लोग आपको रोक कर कई बार आपसे पूछ लेंगे, भाई साहब ये बाइक गजब लग रही है, कौन सी बाइक है ये। और कई बोलते हैं कि ये देखने में पीछे से एनफील्ड की तरह लग रही थी, मगर पास से देखा तो भाई होंडा लिखा है इसमें, मतलब कौन सी बाइक है ये, होंडा ने क्या निकाल दिया। हम उसको बताते हैं इस बारे में कि भाई साहब बाइक जो है होंडा की है, और होंडा की हाईनेस है अपनी। लोग रुक रुक कर आपसे पूछते हैं ना जब बाइक के बारे में, तो ये मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी खासियत लगी। बाइक को किस तरीके से इसको बनाया गया है कि बाइक जो है ना लोगों की तरफ अपना अट्रैक्शन अपने आप पैदा कर देती है। लोग आकर पूछते हैं आपसे बार बार इस बाइक के बारे में। तो ये है इस बाइक का रोड प्रेजेंस, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। चलिए, इसके काफ़ी सारे मैंने आपको प्रोज गिनवा दिए, काफ़ी सारी अच्छाइयाँ मैंने आपको बता दी, काफ़ी अच्छाइयों की बातें कर ली हमने इस बाइक के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में, कुछ इसकी मतलब खामियाँ जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है इसकी हेडलाइट। तो ये जो हेडलाइट का इशू है ना, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपके राइडिंग कंडीशंस के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से आप बाइक का जो है यूज़ करते हैं। आप इसको दिन में चलाते हैं कि रात में चलाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी राइड जो करता हूँ दिन के टाइम में करता हूँ, रात को बहुत ही कम करता हूँ। तो मेरे को हेडलाइट का ऐसा कोई इशू नहीं आया अभी तक। जैसा कि बहुत लोगों ने बताया कि इसकी हेडलाइट जो है, इसकी जो रेंज है काफ़ी कम है। तो हो सकता है इसकी राइडिंग कम हो, मगर इतनी भी कम नहीं है कि आप इस लाइट के साथ जो राइड नहीं कर सकते। मुझे ऐसा इशू नहीं आया। मैंने राइड करी है, जब मैं मनाली टूर पर गया था, जब वहाँ से मैं आपको बता दूँ, वहाँ से मैं गया था बिलासपुर। तो मैंने करीब 2 घंटे रात को ही राइड करी थी पहाड़ों पे, वो भी। और मुझे ऐसा इशू नहीं आया कि मेरे को ऐसा दिक्कत आ रही हो कि मेरे को दिख नहीं रहा हो इधर उधर का, कि कुछ जानवर आ जाए या कोई आदमी आ जाए या कोई गाड़ी आगे से आ जाए बिना लाइट वाली और एक्सीडेंट होने के चांस हो, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। कोई गड्ढा आ जाए वो दिखे ना, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। तो इस एक कंडीशन में जो है ना, आप जो है इसमें ऑक्स लाइट लगाई सोच सकते हो, अगर आप जो राइड कर रहे हो रात की ज़्यादा करते हो। अगर आप रात की ज़्यादा राइड नहीं करते हो तो आप बिना मतलब के पैसे खर्च मत करो ऑक्स लाइट्स के ऊपर। मैंने अभी तक नहीं किए हैं, मेरे को लाइट सफिशिएंट लगती है। चले, एक और मैं इसकी जो है एक खामी ही कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, खामी तो नहीं है क्योंकि ना हर बाइक वाले को मिलेगी, हर बाइक में मिलेगी आपको। वो है इसका हीटिंग इशू। जो हीटिंग इशू है ना, एक्चुअली देखो इसका इंजन जो है ना, वो यहाँ पर देखो इधर की तरफ, तो इंजन जैसा काफ़ी इधर बाहर की तरफ है और ब्रेक इसके बिल्कुल पास में है। तो देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने खुद ये गलती कर रखी है कि मैं स्लीपर पहन के आया हूँ, और सैंडल पहन के आने का एक जो है बड़ा जो है कॉन्स है वो ये है कि आपको पैर में हीट फील होगी। अगर आप इस बाइक को चला रहे हो शूज़ पहन के या बूट्स पहन के और फुल पैंट, जीन्स, जॉगर्स जो भी है आप वो पहन के चला रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी हीट फील नहीं होगी। आप बड़े आराम से इसको कंफर्टेबली आप चलाओगे और पैरों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मगर अगर आप इसको चला रहे हो चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के, सैंडल पहन के, तो उस कंडीशन में जो है ना आपको पैर में अपने हीट फील होगी। एक्चुअली में हीट उतनी ज़्यादा नहीं है, मगर कोई भी बंदा जो है ना हल्की हीट को भी ना बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना संभाल नहीं पाता है, उसको इरिटेट करती है वो हीट। भले ही वो पैर नहीं जलाती है, वो अलग बात है, मगर जो हीट जो है हमेशा इरिटेट करती है पैरों पे। तो वो कंडीशन जो है पैदा होती है तब जब आप इसको सैंडल पहन के या फिर चप्पल पहन के चलाते हो। या अभी आपने 3/4 पहन रखा है ना, तो वो भी मत करो। आप फुल पैंट पहन के इसको राइड करो, तब तो ठीक है। अगर आप चाह रहे हो इससे केवल 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इतनी राइड कर रहे हो छोटी सी, तो आप इसको सैंडल पहन के भी चला सकते हो, उतने में कोई इशू नहीं है। 15-20 किलोमीटर मुझे लगता नहीं ज़्यादा इशू है। चलिए, सारी बातें कर ली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ मैं, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। वो प्रॉब्लम जो उनको आई थी स्पीति वैली की, जो मैंने राइड करी थी उसके दौरान, जो है इसका बार बार बंद हो जाना, इसका पिकअप ना लेना, इसका हायर एल्टीट्यूड पे फेल हो जाना। तो इसका हायर एल्टीट्यूड फेल हो जाना बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये बाइक जो है ना, एक तो हैवी बाइक है, तो लोग ज़्यादातर बाइक को इसीलिए ख़रीदते हैं। इस बाइक को जो टूरर होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, वो उनका सपना होता है भैया कि लेह लद्दाख जैसी सारी जगह पे जाएं इस बाइक को लेकर, और ऐसी जगह पर ये बाइक फेल हो जाए ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा निराशा मिलेगी मेरे को। और इससे कोई भी किसी तरह का कोई इशू नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, ना इसके रोड प्रेजेंस को लेकर, और किसी भी चीज़ को लेकर इससे कोई इशू नहीं है, कोई इससे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने अभी बताया अपनी इस रिव्यू के दौरान। मगर इसका जो हायर एल्टीट्यूड में जो इसका जो बाइक को ना खींचना, ना उठना बाइक का, ये बहुत बड़ा इशू है यार। स्कूटी उड़ जाती है, एक्टिवा जैसी वो उड़ जाती है। इस पर क्यों नहीं काम किया इसके इंजीनियर्स ने, इसके मैकेनिक ने, ये समझ में नहीं आता इन्होंने क्यों नहीं चेक किया इस चीज़ को कि ये जो है हायर एल्टीट्यूड पे ना फेल हो रही है बाइक बार बार। और मेरे साथ नहीं हुआ है, कईयों के साथ हुआ है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात उससे मुझे ये लगती है कि अब होंडा ऑफिशियल से पूछा जाता है ना
तो वो इस बात का कोई ज़्यादा मतलब सही सॉल्यूशन नहीं देते हैं। वो मतलब घुमा घुमा के बात को टरकाते हैं। कोई बोलता है एयर फिल्टर की प्रॉब्लम है, कोई बोलता है ECU अपडेट की प्रॉब्लम है। तो ये जो है एयर फिल्टर का इशू नहीं है, जो बार बार होंडा ऑफिशियल्स बताते हैं कि एयर फिल्टर की वजह से जो है ये बाइक जो है प्रॉब्लम कर रही थी, आप उसका एयर फिल्टर चेंज कर लो तो वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ECU अपडेट इसका मेन इशू है। और इसको होंडा ऑफिशियल्स को अपनी तरफ से ना एक ट्वीट करके या फिर अपने साइट पर कुछ तो इसका एक बताना चाहिए। अपने टेक्नीशियंस, अपने इंजीनियर्स जो हैं भेजें वो लेह लद्दाख या ऐसी जगहों पर, और वहाँ से फाइंड आउट करें कि इस तरह की इशू जो है उनकी बाइक में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताएं। और आ रही है तो इसको सॉल्व करें। ये ECU अपडेट जो है अगर आप जल्दी से जल्दी नहीं लाओगे तो आपकी बाइक की सेल कैसे होगी। बहुत लोगों को पता है कि इसके बगैर, इस अपडेट के बगैर जो है वो कंफर्टेबली नहीं ले आ पाएंगे। लेह लद्दाख को ले आ तो वो भी देख सकते हैं और वो भी ऐसे खींच खांच के किसी तरीके से अपनी राइड पूरी कर लेंगे, मगर वो बात जो है ना उनको भी निराश करेगी, उनको भी हताश करेगी और वो जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे होंडा हाइनेस से, अगर ये इस तरीके परफॉर्म करेगी ऐसे जगह पर जहाँ पर कि सबका ड्रीम होता जाना। एक मुझे और इशू है होंडा के सर्विस सेंटर से, वो ये है कि जब भी होंडा का कोई भी पार्ट्स हमको चाहिए होता है, कोई भी एसेसरी चाहिए होती है, पहली बात तो एसेसरी इसकी जो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड इसकी एसेसरी आई नहीं है। एका दुक्का चीज़ छोड़ के, जैसे इसका जो है ये लेग गार्ड आ गया, ये है, ये अवेलेबल है बस आपके पास, और ये है सैडल स्टेज साइड वाले, ये अवेलेबल है होंडा सर्विस सेंटर में। ऐसी 2-3 चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है ना इसका मड फ्लैप अवेलेबल है, ना इसका जो है ये जो है इसका जो है बैश प्लेट, ये अब जाकर आया है, ये भी आफ्टर मार्केट वाले ही देते हैं ये जो, और साथ में इसका जो है ये बैक रेस्ट जो मैंने बाहर से लगवाया है। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी बाइक के राइडिंग के दौरान, और ख़ासकर ये मड फ्लैप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ आता है। इसका जो मड गार्ड है ना छोटा है, इसकी वजह से कीचड़ ना बहुत ज़्यादा इंजन पे आता है, आपके पैरों पे आता है। मेरी मनाली राइड के दौरान तो मेरे पूरे जूते वूते पैंट में सब बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो गए थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना अवेलेबल तो एक तो है नहीं सर्विस सेंटर पर, ये आफ्टर मार्केट लगानी पड़ती है, और जो चीज़ अवेलेबल हैं वो चीज़ भी टाइम पर नहीं आती हैं। जैसे कि इसका एयर फिल्टर भी है, कई बार तो वही नहीं मिलता है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वही आपके अवेलेबल नहीं होती है, उसके लिए 2-2 हफ्ते वेट करो। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मुझे इसका जो है चेंज कराना है, इसका आगे का डिस्क पैड, तो वो अवेलेबल नहीं हो रहा है भाई। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 3 हफ्ते होने वाले हैं। मतलब उन्होंने कहा 5-6 दिन में आ जाएगा। ये 5-6 दिन का जो काम है ना, ये चीज़ गलत है। आप एग्जैक्ट बताओ कब तक आ जाएगा। मतलब बंदा जो है सर्विस कराने आया है, तो सर्विस के टाइम में जो पार्ट्स आपको चेंज कराने हैं वो अवेलेबल होने चाहिए उसके पास। अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट है कुछ, तो उस टाइम नहीं है चलो 2-4 दिन में, 5 दिन में आप अवेलेबल कराओ उसको। ऐसा थोड़ी होता है कि 20-20 दिन लगाओगे आप उसको अवेलेबल कराने में। वो अगर आपके लिए थोड़ी बैठा हुआ है कि आपके पास ही बार बार चक्कर मारता रहेगा या फ़ोन घुमाता रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। होंडा सर्विस सेंटर जितने भी हैं आपके, गुड़गांव के हों, दिल्ली के हों, या गाज़ियाबाद के हों, या फिर और भी कहीं पे भी हों, ये प्रॉब्लम एक जगह की नहीं है, हर जगह की प्रॉब्लम है ये, और इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। सो आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा इस बाइक के बारे में। आपको इसके प्रोज और इसके कॉन्स दोनों पता चल गए होंगे इसके बारे में, और क्या क्या आपको जानना है वो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस था इतना 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद वो मैंने आपसे सब शेयर कर लिया। और कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो वो चीज़ अगर नहीं बताने वाली होंगी, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। मगर जो जो चीज़ आपकी जानकारी में आनी चाहिए थी वो मैं आपको बता दी। और बाइक की परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और वो सब आपको मैंने बता दिया इस वीडियो के ज़रिए। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये बाइक आपके लिए कितनी बढ़िया है, कितनी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग जो है, वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए सफ़र_व्लॉग। तो वहाँ पे मिलेंगे आपको अच्छे रील्स, अच्छी फ़ोटो जो मैं टूर करता हूँ उसके रिगार्डिंग। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।